हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हम हिंदी ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे पद का परिचय। पद परिचय में हम पढ़ रहे थे पद पद के भेद, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि पद के कितने भेद होते हैं। तो मूलतः दो भेद होते हैं, जिसको कहते हैं विकारी और अविकारी। मूलतः दो भेद होते हैं पद के। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन हो, उसको हम कहते हैं विकारी। और जिसमें परिवर्तन ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, उसको कहते हैं अविकारी। तो हम सवाल ये उठता है कि किसमें विकार उत्पन्न होगा और किसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, किस चीज में? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में विकार उत्पन्न होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। लिंग कारक और लिंग कारक और वचन के अनुसार इन सब में, चारों में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं, उनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण किसमें आते हैं? विकारी शब्द में। और उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक जो होते हैं, वो आते हैं विकारी शब्द में। क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये जैसे रहते हैं वैसे ही सेंटेंस में, वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो था पद परिचय, हम जो आपको शॉर्ट में बताए। जिसमें पद में हम पहला पद पढ़े थे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस सबको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके थे। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? इसके बाद हम पढ़ रहे थे संज्ञा में कैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। उसमें हम पढ़े सबसे पहले संज्ञा पढ़े। संज्ञा के भेद प्रकार पढ़ लिए, एक एक को जब समझ गए, तो हम उसके बाद समझे कि देखते हैं कि हम इसको विकारी शब्द कहते हैं संज्ञा को। तो विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो देखते हैं इसमें परिवर्तन किस किस चीज में होता है। तो लिंग, वचन और कारक में होता है परिवर्तन। तो हम सबसे पहले देखें कि संज्ञा कैसे लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। संज्ञा कैसे वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। संज्ञा कैसे काल के अनुसार, कारक के अनुसार परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम कल की क्लास में, लास्ट वाले क्लास में देखें कि संज्ञा कैसे लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि संज्ञा कैसे वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। वचन क्या है, ये कितने होते हैं, हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, नियम क्या है, ये सबको आज इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी। हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे। सामान्य हिंदी में पढ़ रहे थे संज्ञा के वचन। जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार हम आपसे बताए कि परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? लिंग, वचन, कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है, ये आप जान गए। आज हम जानेंगे कि संज्ञा में वचन के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है। बहुत इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान अगर देंगे तो आज की इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, संज्ञा के वचन मतलब संज्ञा, जैसे आप अगर पढ़ते हैं नाउन, जैसे हम पर्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उसको भी कहते हैं शब्द के भेद। उसमें 8 होते हैं, जैसे इसमें भी 8 है, उसी प्रकार उसमें भी 8 होते हैं शब्द के भेद। जिसमें नाउन पढ़ते हैं, जब नाउन पढ़ते हैं तो नाउन के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं नंबर और हम पढ़ते हैं जेंडर। उसी प्रकार इसमें भी, हिंदी में भी हम संज्ञा जब पढ़ते हैं, संज्ञा में कैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसको पढ़ते हैं। तो हम इसी संज्ञा में पढ़ेंगे लिंग, इसी संज्ञा में पढ़ेंगे वचन और इसी संज्ञा में हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है। तो हम लिंग तो पढ़ चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वचन। वचन मतलब नंबर। तो संज्ञा के वचन कैसे होते, कितने हैं, उनमें कैसे एक वचन से द्विवचन मतलब कैसे बहुवचन कैसे बनाया जाता, सॉरी द्विवचन नहीं होता है। आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। जब उसके बारे में जो जानते हैं उसी को हम परिभाषा कहते हैं, उसी को हम डिफिनीशन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का एक होना या एक से अधिक होना पाया जाता है। जैसे हम जेंडर पढ़े थे कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री होने का बोध हो, पुरुष जात होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं जेंडर। और कितने होते थे? 2, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उसी प्रकार वचन में कहा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का एक होना या एक से अधिक होना पाया जाता है या एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं वचन। वचन मतलब नंबर।
अब पूछता है प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में वचन दो होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। इसके अलावा हिंदी में वचन नहीं होते। जैसे संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में कहीं भी आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े विद्वान जो लिखे हैं हमारी बुक को, सबने यही बताया है कि हिंदी में वचन दो ही होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जो एक वस्तु या जाति, एक वस्तु या संज्ञा का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा जो दो या दो से अधिक संज्ञा का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, दो या दो से अधिक। तो आप इतना समझ गए कि हिंदी में वचन दो होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसको कहते हैं, जो एक वस्तु या एक संज्ञा का बोध कराए उसको कहते हैं एक वचन, जो एक से अधिक संज्ञा का बोध कराए उसे कहते हैं बहुवचन। ये तो सिंपल था, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ते आए होंगे, एक बेसिक था, आप सबको पता होगा। अब छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सीख जाए किसको कैसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं। तो या इतना तो आप जान गए, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, कैसे कौन सा नियम फॉलो करेंगे, क्या चीजें याद रखनी है, क्या इससे अपवाद है, इस सबको हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं, दो के अलावा तीन नहीं होते हैं हमेशा। ये प्रूफ है कि विद्वानों ने लिखा है बड़ी अपनी पुस्तक में कि हिंदी में वचन दो होते हैं, हिंदी भाषा में वचन दो ही होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। वस्तु का एक होना क्या कहलाता है, एक वचन, और वस्तु का दो या दो से अधिक होना क्या कहलाता है, बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर लड़का है, लड़का मतलब लड़का अगर लिखा गया है तो इसका मतलब एक लड़का, एक वचन है। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो हम क्या लिखेंगे, लड़के। बहुत सारे ल, ल, बहुत सारा बहुत सारे लड़के हैं तो हम क्या लिखेंगे, लड़के। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक बच्चों का, एक से अधिक लड़कों का बोध करा रहा है। ठीक है, एक से अधिक लड़के का बोध करा रहा है। तो प्रश्न उठता है एक कि जैसे यहाँ लड़का मतलब हुआ एक और इसका बहुवचन हुआ लड़के, लेकिन यहाँ पे लड़कों भी लिखते हैं, तो लड़कों सही नहीं है। अगर पूछेगा लड़का का बहुवचन तो आप कहेंगे लड़के। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़के, लड़कों ऐसे दिया रहता है। तो बहुत सारे जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़कों लगा देते हैं, जो लड़कों गलत है। लड़का का बहुवचन होगा लड़के। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा एग्जाम्पल। अभी हम आगे बहुत अच्छे से सीखेंगे। इतना तो आप जान गए कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना या एक से अधिक होने का बोध करा उसी को कहते हैं वचन। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो एक वस्तु का बोध कराए, बहुवचन जो एक से अधिक वस्तु का बोध कराए। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन से बहुवचन बनाने, एक वचन से बहुवचन बनाने की नियम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो सबसे मेन हम देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि आपको डीपली जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल तक की, जो कम्पिटिटिव लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और छोटे बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम ऐसा तो है नहीं कि हम बचपन में जो जेंडर और लिंग पढ़े हैं वो आगे जब बड़े होंगे बदल जाएगा, वही आगे मिलता है, बस थोड़ा सा डीप में मिलता है, थोड़ा सा डिटेल में मिलता है। तो थोड़ा हम यहाँ पर डिटेल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बेसिक भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो अपना बेसिक से देख सकते हैं, जो कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने लेवल से देख सकते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम होते हैं। पहला होता है विभक्ति कारक चिन्ह, सॉरी निर्विभक्ति, और दूसरा होता है सविभक्ति। तो अब अगर पूछेगा एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बताइए कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मुख्यतः दो ही नियम होते हैं। पहला होता है निर्विभक्ति नियम, दूसरा होता है सविभक्ति नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्विभक्ति किसको कहते हैं और सविभक्ति किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह होता है, जिस शब्द में विभक्ति कारक चिन्ह नहीं होगा उसे कहेंगे निर्विभक्ति, और जिस शब्द में विभक्ति कारक चिन्ह होगा उसे कहेंगे सविभक्ति। जैसा कि नाम से आप जान रहे हो, स मतलब साथ, जिसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह हो उसको कहते हैं सविभक्ति, और जिसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह ना हो उसको कहते हैं निर्विभक्ति।
तो हम वचन से एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्यतः दो नियम होते हैं, निर्विभक्ति और सविभक्ति। अब तो आप समझ गए होंगे निर्विभक्ति किसको कहते हैं, सविभक्ति किसको कहते हैं। अब विभक्ति क्या होती है, तो जो आप कारक अब पढ़ेंगे तो वहाँ पर विभक्ति बताया जाता है। कारक हम आगे आगे क्लास में लेंगे, क्योंकि इसके बाद कारक ही बताएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यही जानेंगे कि इतना बस समझिए कि विभक्ति कारक चिन्ह होता है। कैसे चिन्ह होता है, जैसे का, एक का, के, की, पर, में, आ, हो, भो, ये सब क्या है, ये सब विभक्ति कारक चिन्ह है, ये सब विभक्ति कारक चिन्ह है। अब जब कारक पढ़ेंगे तो सबका हम प्रयोग भी जानेंगे और सबके बारे में हम आपसे परिचय भी करेंगे। आप सबको सबके बारे में आपका इनसे परिचय भी करवाएंगे आप सबको कि ये शब्द है क्या। बस अपना ये जानिए कि हाँ ये सब जो का, के, की, का, में, पय, पर, इस जो हो, भो, हरे है, ये सब क्या है, विभक्ति कारक चिन्ह है। जब कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको जानेंगे। तो यहाँ पर बस इतना जान के, तो यही जो कारक चिन्ह है जिसके साथ रहते हैं उसको कहते हैं सविभक्ति, और जिस शब्द के साथ नहीं रहते उसको कहते हैं निर्विभक्ति। तो इतना आप ध्यान में रखिए कि वचन के दो प्रकार, एक वचन से बहुवचन बनाने के मेन दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निर्विभक्ति, दूसरा होता है सविभक्ति। ठीक है, अब देखिए निर्विभक्ति रूप से, अब देखिए सबसे पहला जो निर्विभक्ति रूप है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि उससे हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला रूल है, रूल नंबर 1, कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ, बड़ा आ के स्थान पर ए हो जाता है। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अकारांत शब्द क्या है, अकारांत शब्द क्या है। जैसा कि हम लास्ट वाले क्लास में आपको बता चुके हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, लेकिन यहाँ पर आप जान जाइए कि अकारांत शब्द क्या है। अगर कोई शब्द है उसके अंत में बड़ा आ या बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वह शब्द कैसा है, अकारांत है, अकारांत है। देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए लड़का, ठीक है, यहाँ पर लड़का, थोड़ा यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, जैसे लड़का, लड़का। अब इसमें पूछता है कि इसमें कौन सा अकारांत है, कौन सा रांत है, कौन सा रांत है। तो आप यहाँ हम बताए जैसे एक शब्द लीजिए, उस शब्द का लास्ट वाला अक्षर देखिए कौन से रांत से खत्म हो रहा है, अकारांत से खत्म हो रहा है कि इकारांत से, तो कैसे पता करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन को अलग कर लेंगे। सबसे पहले व्यंजन अलग करेंगे, तो यहाँ पर बड़ा आ क्या हो गया, व्यंजन। स्वर और व्यंजन को जब अलग कर लिए तो जो स्वर है, स्वर किससे अंत, तो इस शब्द का अंत किस स्वर से हो रहा है, तो बड़ा आ। तो हम क्या कहेंगे, इस शब्द लड़का शब्द में कौन सा रांत है, तो आप कहेंगे अकारांत है, अकारांत है। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हम एक शब्द लेंगे, उस शब्द के लास्ट वाले अक्षर में स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। जब व्यंजन को अलग करेंगे तो स्वर जो बच जाएगा, तो स्वर को देखेंगे आ है कि ई है कि ऊ है कि बड़ा आ है कि छोटा आ है। अगर बड़ा जैसा जौन सा रांत पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि कौन सा रांत है, तो आप अगर बड़ा आ से इंड हो रहा है तो आप कहेंगे अकारांत, अगर ऊ से इंड हो रहा है तो आप कहेंगे उकारांत, अगर ई से इंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप कहेंगे इकारांत। ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है पहला रूल है कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में, अकारांत हो लेकिन पुल्लिंग भी हो। लिंग में हम अच्छे से आपको बताएं कि लिंग कैसे हम पहचानेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग संज्ञाओं में, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लड़का है, लड़का में हम स्वर और व्यंजन को अलग किए तो बड़ा आ आया, इसका मतलब ये अकारांत है। ठीक है, क्यों बड़ा आया, इसका मतलब ये अकारांत है। और इसमें कह रहा है कि अगर लास्ट में जो आ है उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ए, मतलब ए कर देते हैं, ए कर देते हैं। मतलब जो अकारांत से इंड हो रहा है तो आ के स्थान पर हम ए लगा करके क्या बना देते हैं, बहुवचन। देखिए जैसे लड़का है, लड़का में जब हम बता रहे हैं ए लगा, इसको हटा देंगे, अकारांत है जो बड़ा आ है उसको हटा के हम ए लगाएंगे, ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। यहाँ पर देखिए आ हट गए, यहाँ हो गया लड़के। आई होप आपके समझ में आया हो। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और भी शब्द हैं जैसे घोड़े, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा शब्द ले लीजिए यहाँ पर, घोड़ा, घोड़ा। अब इसमें देखना है कौन सा रांत है, तो यहाँ पर स्वर को अलग कर लीजिए, सॉरी व्यंजन को अलग कर लीजिए, उसके बाद
स्वर को अलग कर लीजिए। तो कहाँ से इंड हो रहा है? बड़ा आ से। तो इसका मतलब ये शब्द कौन सा है? आकारांत है, आकारांत है, ठीक है, आकारांत है। तो यहाँ आ के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? इसके अंत में बहुवचन बनाने के लिए ए लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए घोड़ा है, घोड़ा है, और यहाँ पर अकारांत शब्द है, इसके स्थान पर हम लगाएंगे ए, तो क्या बन जाएगा? घोड़े। कैसे बहुवचन बना? घोड़े। हमको बस कितना याद रखना है, ये रूल है कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं। अकारांत अगर बड़ा आ लिखा गया है, इसका मतलब अकारांत के लास्ट में आ आना चाहिए, बड़ा आ आना चाहिए, और जब बड़ा आ जाए तो उसके स्थान पर हमें ए लगा देना चाहिए। ए लगाने के बाद हम उसका बहुवचन बना सकते हैं, जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर घोड़े, गधा गधे, कैसे लिखेंगे? गधा। अब इसको भी आप प्रूव करके देख लीजिए कैसे लिखेंगे गधा। जैसे गधा है, गधा है। अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखेंगे कौन सा रांत है, तो बड़ा आ से इंड हो रहा है। कैसे इंड हो रहा है? अलग करके देख लीजिए। धा, धा क्या है? व्यंजन है। धा को अलग किए, फिर बड़ा आ क्या है? स्वर है। तो इससे ये पता चल रहा है ये आकारांत शब्द है। अब बता रहा है, अब पुल्लिंग भी है, गधा पुल्लिंग भी है, तो दोनों चीज फॉलो कर रहा है कि ये पुल्लिंग संज्ञा है, पुल्लिंग आकारांत संज्ञा है, ठीक है। ये पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और आकारांत संख्या भी है, आकारांत शब्द भी है, और इसके स्थान पर हमें क्या लगाना? ए। इसके स्थान पर क्या लगाना है? ए। तो क्या हो जाएगा? गधे, गधे हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द आए वो आकारांत पुल्लिंग हो, जो संज्ञा शब्द आए वो आकारांत पुल्लिंग हो, और तब जो आकारांत जब पुल्लिंग होगा तो आ के स्थान पर हम ए लगा करके उसका बहुवचन बना देंगे। आई होप आपके समझ में आ गया हो। जैसे गधे, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, पहिया, पहिया देख लीजिए, पहिया, पहिया। अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो आकारांत है, यहाँ पर अलग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये स्वर व्यंजन अलग किए, स्वर अलग कर दिए, और इसके स्थान पर हमें ए लगाना है, ए लगाना है। तो एक कौन सा? पहिया, पुल्लिंग है, पहिया क्या है? पुल्लिंग है, और क्या है? आकारांत है, आकारांत है। तो हम कैसे बनाएंगे इसका बहुवचन? पहिए, पहिए, ऐसे इसका बहुवचन बनाएंगे। उसी प्रकार देखिए कमरा, कमरा एक और देख लेते हैं, कमरा, कमरा। तो यहाँ पर देखिए ए आकारांत है और कमरा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? सब देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि वो शब्द संज्ञा पुल्लिंग हो और आकारांत हो, आकारांत हो। तो आ के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? जैसे यहाँ पर आ है, आ के स्थान पर हम लगा देते ए, तो कमरा का हो जाएगा कमरे, ठीक है। कमरा का बहुवचन हो जाएगा कमरे। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ हम बताए लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, पहिया का पहिए, कमरा का कमरे, ठीक है। इस प्रकार हम पहला रूल था। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहे हैं। जब विभक्ति चिन्ह आएगा तो हाँ उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद ये है कि आप नोट समझिए, याद रखिएगा, रिश्ते नाते आकारांत शब्दों का बहुवचन नहीं होता, इनका बहुवचन और एकवचन एक ही होता है। देखिए जैसे अगर लिखें दादा, दादा, तो यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग भी है, देखिए फॉलो कर रहा है, पुल्लिंग भी है और आकारांत है। देखिए दा और इसमें अलग की आ, ठीक है, आकारांत है, आकारांत भी है, इसको भी टेस्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पर इसका जो ए है इसके स्थान पर ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए दादा जो है वो एक वचन है और बहुवचन है, दोनों है, बहुवचन है। तो बस आपको इतना ट्रिक याद रखना है कि जो रिश्ते नाते होते हैं, दादा मामा काका जो भी होते हैं, पापा, इस सब का कोई भी बहुवचन नहीं होता है, हमेशा एक वचन होते हैं। बहुवचन में भी इनका प्रयोग ऐसे ही जैसे है वैसे ही होता है। कुल मिला जुला के रिश्ते नाते जो होते हैं उनका एक वचन बहुवचन सेम होता है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता, ठीक है। बहुवचन बनाएंगे तो उनके वाक्य में परिवर्तन करेंगे, ना कि उनके शब्द में। रिश्ते नाते के शब्द जैसे दादा आया, दादा आया, ठीक है, दादा आए, पहली बात तो आया नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उन्हें सम्मान देने के लिए, सम्मान देने, जब हम सम्मान देते हैं तो हम हमेशा बहुवचन यूज करते हैं। कभी हम ये नहीं कहेंगे दादा आए, दादा आया, हम क्या कहेंगे? दादा आए। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमेशा बहुवचन में हम इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। तो जितनी भी सम्मान देने वाली चीजें हैं उनका हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है।
तो देखिए यहाँ पर हम रिश्ते नाते जितने हैं उन सबका एक वचन होता है, बहुवचन में उनका प्रयोग नहीं होता। ये आप नोट है, आप याद रखिएगा। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अकारांत, इकारांत, इकारांत। देखिए अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञा प्राय। देखिए यहाँ पर छोटा आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। इनका जो ये पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, इन पुल्लिंग, इतना याद रखिए पुल्लिंग होनी चाहिए। इनका एक वचन बहुवचन सेम होता है। देखिए कैसे, जैसे फूल, फूल को हम फूलो नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ रिश्ते नाते अकारांत शब्दों का बहुवचन नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। कभी भी दादाजी का दादा नहीं, दादे नहीं होगा, दादे नहीं होगा, पापा का पापे नहीं होगा, ठीक है। रिश्ते नाते हैं, भाई का भाई, भाई नहीं होगा, ठीक है। भाई का भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा, क्योंकि ये सब दादा, पापा, नाना, मामा जो हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। और अगर रूल नंबर 2 कह रहा है कि उकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञा प्राय एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, तो जिनका इंड आ से, छोटा आ से, छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से हो, इतना आप समझिए। इनसे अगर उनका उस शब्द का अंत हो रहा है तो उनका बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। देखिए जैसे फूल, फूल का फूलो, फूले नहीं कहेंगे, फूल का फूले नहीं कहेंगे। देखिए एक शब्द है फूल, अब इसका बहुवचन हम फूले नहीं कहेंगे क्योंकि इनका एक वचन बहुवचन सेम होता है। लेकिन आप मन में सवाल ये उठता होगा कि आप फूलो सुनते होंगे, फूलो, फूलो, ठीक है, फूलो सुनते होंगे। जैसे अगर हाथी है, हाथी का बहुवचन हाथे नहीं होता, हाथी का हाथी होता है, इनका एक वचन बहुवचन सेम होता है। लेकिन आप सुने होंगे हाथियों, हाथियों, तो कहाँ पर होंगे ये सब? ये सब हम एक और आपको बता रहे हैं, सविभक्ति। जो सविभक्ति बता रहे हैं, तो जिसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह होगा वहां पर अगर इनका प्रयोग होगा तो उनका उनका बहुवचन ऐसे ही बनेगा, फूलों और हाथियों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बिना विभक्ति चिन्ह के जो निर्विभक्ति चिन्ह है, जो निर्विभक्ति शब्द है, उनके उनका बहुवचन और एक वचन एक ही होगा। फूलों का, हाथी का, कच्छा, फूल का, हाथी का, भालू का, दिन का, इस सब का बहुवचन नहीं होता है, सॉरी, इन सब का एक वचन और बहुवचन सेम होता है। और जहाँ पर फूल और हाथी उनका बहुवचन बनता है वहां पर विभक्ति चिन्ह आती है, जो कि हम पढ़ेंगे विभक्ति सविभक्ति में। जो पार्ट है इसका, जो डिवाइड किए थे हम वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में, तो पहला था निर्विभक्ति, दूसरा था सविभक्ति। तो निर्विभक्ति में हम जब पढ़ रहे हैं कि फूल और हाथी का बहुवचन बनाएंगे तो उसका बहुवचन नहीं होगा, इनका बहुवचन और एक वचन एक होता है। लेकिन शब्द यहाँ देखिए, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। जैसे फूल है, सबसे पहले फूल देख लीजिए, कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, निर्विभक्ति चिन्ह पढ़ रहे हैं। फूल, फूल, फूल में सबसे पहले देखिए फूल, फूल, फूल में अकारांत है, इकारांत है, तो यहाँ पर ला को अलग कीजिए, तो यहाँ पर देखिए छोटा आ मतलब अकारांत है, अकारांत है, और अकारांत है। ये भी देखिए फूल क्या है, पुल्लिंग है, फूल क्या है, पुल्लिंग है। 2 रूल फॉलो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अगर इसका इंड हो रहा है तो इसका एक वचन बहुवचन सेम होता है, इसका एक वचन बहुवचन सेम होता है। अगर फूल का बहुवचन बनाने के लिए कहते हैं तो फूल ही होगा, ठीक है, फूल ही होगा। उसी प्रकार आप देख लीजिए हाथी, हाथी जैसे कहते हैं फूल, अगर इसका बहुवचन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे लिखता है, लिख रहे हैं, अगर एक वचन लिख रहे हैं फूल खिला, फूल खिला, तो क्या हो गया? इससे पता चला एक वचन है। लेकिन अगर इसका फूल का प्रयोग हमें बहुवचन में करना हुआ, हम जैसा कि बताए कि फूल एक वचन भी है, बहुवचन भी है, तो एक वचन का एग्जाम्पल हम दे दिए। अब देखिए बहुवचन का एग्जाम्पल कैसे होगा, तो हमें लिखेंगे फूल खिले, फूल खिले, फूल खिले हैं। यहाँ पर देखिए खिले से पता चल रहा है कि एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं। लेकिन देखिए एक बहुवचन बनाए तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं किए, जैसे एक वचन में फूल लिखे वैसे बहुवचन में भी फूल लिखे। अब जहाँ पर फूलों लिखना होगा वहाँ पर विभक्ति चिन्ह आएगा, विभक्ति चिन्ह के साथ हम फूलों लिखेंगे। आई होप आपके समझ में आया हो कि कैसे वाक्य में हम परिवर्तन करके समझा सकते हैं कि फूल एक वचन में प्रयोग हो रहा है कि बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। जैसे फूल खिला है, इससे आप पता चला एक फूल खिला है। अगर कहते फूल खिले हैं, इससे पता चल रहा है बहुत सारे फूल खिले हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए
हाथी, हाथी को कैसे यूज कर, हाथी आ, आ रहा है, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि एक वचन बहुवचन कैसे समझ में आएगा, तो वाक्य से समझ में आएगा, क्योंकि एक वचन में भी हाथी लिखे, बहुवचन में भी हम हाथी लिखे। देखिए हाथी आ रहा है मतलब एक हाथी आ रहा है, और हाथी आ रहे हैं मतलब बहुत सारे हाथी आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हाथी आ रहे हैं। तो वाक्य से हमें पता चल रहा है कि कैसे एक वचन में हम हाथी का प्रयोग करें, कैसे बहुवचन में प्रयोग करें। आए आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे भी आप वाक्य देखेंगे आप समझ जाएंगे कि एक हाथी की बात कर रहा है कि दो हाथी की। तो ये रूल दो ही कह रहा है। देखिए अब यहाँ पर इकारांत है, देखिए बड़ी ई है ना, देखिए हम हाथी क्या है, पुल्लिंग है, पहला फॉलो कर दिया रूल में, पहला शब्द फॉलो कर दिया कि पुल्लिंग है। उसके बाद हम देखेंगे कि इकारांत है, कुकारांत है, कि इकारांत है कि उकारांत है। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर व्यंजन को अलग करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी, इसका मतलब ये इकारांत है, इकारांत, इकारांत है। तो यहाँ पर ये दोनों रूल फॉलो कर दिए, इसका मतलब इसका एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होगा, सेम होगा, एक वचन और बहुवचन सेम होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आपको पहला रूल ये कह रहा था कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अकारांत बड़ा है, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में हम आ के स्थान पर ए लगा कर बहुवचन बना देंगे। जैसे घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे हो गया, तो सिंपल था। दूसरा रूल कह रहा था कि आ आ ई ई उ पुल्लिंग संज्ञाओं में एक वचन बहुवचन सेम होता है। जैसे हम पहला फूल पढ़े, फूल में अकारांत शब्द था, पुल्लिंग में था, इसका मतलब उसका एक वचन बहुवचन अलग होगा। हम कैसे समझेंगे कि एक वचन है बहुवचन, तो उसको शब्द में प्रयोग करके समझ जाएंगे, या शब्द में अगर आपको एग्जाम्पल दिया होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं हाथी, देखे हाथी को भी समझ गए कि एकारांत था। उसी प्रकार हम दिन, दिन देखिए, दिन, दिन नहीं, भालू देखिए, भालू, भालू। अब भालू में देखिए, भालू क्या है, पुल्लिंग है, पहला रूल फॉलो कर दिया, पुल्लिंग है। उसके बाद देखेंगे किससे एंड हो रहा है, तो इसमें पहले व्यंजन अलग करेंगे, फिर इसको स्वर स्वर अलग करेंगे, तो बड़ा ऊ है, ठीक है। तो ये उकारांत है, उकारांत है। कौन सा रांत है, उकारांत है। इतना हो गया। इसका मतलब भालू जो है, भालू का प्रयोग एक वचन में भी होगा, बहुवचन भी होगा। जैसे भालू, 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 भालू अनाज खाता, खाता है, ठीक है। इससे पता चल रहा है भालू, भालू का प्रयोग एक वचन में हुआ। अगर लिख दिए भालू अनाज खाते हैं, खाते हैं, ठीक है, क्रिया में परिवर्तन हम जब कर रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि भालू का प्रयोग एक वचन में हो रहा है कि बहुवचन में हो रहा है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 3-4 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है समझने के लिए, और भी आप प्रैक्टिस करते चलिए, और जहाँ भी ऐसे पुल्लिंग शब्द मिले, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द मिले, उससे आप प्रैक्टिस करते चलिए। बस थोड़ा सा याद रखना है, रांत क्या है आप समझ गए हैं, आपको बताने की जरूरत है नहीं कि अकारांत क्या है, इकारांत क्या है, इकारांत, उकारांत और उकारांत क्या है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले शब्द का हमें व्यंजन और स्वर को अलग कर देना है। स्वर से पता चल जाएगा कि अगर बड़ा आ है तो अकारांत है, छोटी है तो इकारांत है, बड़ी है तो इकारांत है, छोटा ऊ है तो उकारांत है, और बड़ा ऊ है तो उकारांत है। बस यही 4 तो याद रखना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका एक वचन बहुवचन बराबर एक ही होगा। और उसको जो हम कहे हाथियों, दिनों, फूलों लिखा होता है, तो उसको हम सविभक्ति चिन्ह के साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। जब सविभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि अकारांत स्त्री संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर तथा अकारांत स्त्री संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा करके हम उसके मतलब उसका वचन परिवर्तन करते हैं। देखिए जैसे अकारांत, अकारांत मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जैसे रात है, रात में पूछेगा तो अकारांत है कि इकारांत है, इसमें से स्वर व्यंजन अलग कीजिए। सबसे पहले हम व्यंजन ता को अलग किए, जिसमें आ स्वर है, इससे पता चल रहा है ये अकारांत है, अकारांत है, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। उसने कहा अगर अकारांत है तो इस आ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं, इस आ के स्थान पर ए लगा करके हम उसका बहुवचन बनाते हैं। तो रात है, रात में अकारांत है, इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है, ए लगा देंगे, ऐसे हम लिखते हैं रातें। ये तो सिंपल सा था। और बता रहा अगर अकारांत है, अकारांत, ठीक है, अगर अकारांत है, अकारांत कैसे,
एक एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं अकारांत का। तो यहाँ पर अकारांत देखिए, जैसे लता, देखिए यहाँ पर लता, राते देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लता, लता में देखिए ता को अलग, मतलब व्यंजन को अलग कीजिए, फिर स्वर क्या है, बड़ा। यहाँ हो गया आकारांत, आकारांत। जब ये आकारांत है और लता क्या है, पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बोला गया है। अब तक पुल्लिंग पढ़े थे, अब स्त्रीलिंग संज्ञा पढ़े। तो यहाँ लता क्या है, स्त्रीलिंग है, और किससे इंड हो रहा है, आ से, तो इसका मतलब ये अकारांत है। इसमें बता रहा है कि अगर यहाँ पर अकारांत से आ से इंड हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, उस शब्द के आगे हमें क्या जोड़ देना है, उस शब्द के आगे हमें जोड़ देना है ए। वहां पर जोड़ना नहीं था, जैसे रात था, यहाँ पर फिर लिख दे रहे हैं रात था, हम इसका बहुवचन राते बनाए, राते बनाए। तो यहाँ आकारांत आ के स्थान पर हमें ए लिखना था, ठीक है, जोड़ना नहीं था। यहाँ आ के स्थान पर हमें ए लिखना था, तो हम यहाँ ऐसे लिख दिए। लेकिन आगे हम जो था, आगे जो था वहाँ आ के स्थान पर हमें जोड़ना है, लिखना नहीं है, जोड़ना है। जैसे लता है, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लता से जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके आगे बस एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, लताएं। तीसरा रूल यही कह रहा है कि जो शब्द अकारांत हो, मतलब जैसे राते अकारांत था, और बड़ा, मतलब कुल मिला जुला के छोटा और बड़ा, छोटा का अकारांत, बड़ा का अकारांत शब्द हो, तो जो छोटा है वो अगर उसका, उसके अंत में हमें उसका बहुवचन बनाना हुआ तो हम उसके उसके ऊपर हम ए जोड़ देंगे। अगर अकारांत है और उसका बहुवचन बनाना हुआ तो हम ए जोड़ देंगे, जैसे लताएं, ठीक है, लताएं। आई होप आपके समझ में आया हो। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। इकारांत स्त्री संज्ञाओं में, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या लगाकर तथा इकारांत स्त्री संज्ञाओं में हम दीर्घ ई को लघु बनाकर या लगाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे लड़की लिखे तो लड़की में बड़ी की मात्रा है, लेकिन अगर उसका बहुवचन बनाते हैं तो लड़कियां लिख करके, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। और रूल यही बता रहा है, चौथा रूल, कि अगर कोई शब्द जैसे लड़की लिखा गया है, यहाँ पर इकारांत है, क्या है, इकारांत, इकारांत, तो यहाँ पर किसका इंड हो रहा है, इकारांत, और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। दोनों चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्या है, स्त्रीलिंग है, और किससे इंड हो रहा है, बड़ी ई से, मतलब ये इकारांत है, ठीक है। और इसमें ये बता रहा है कि जब इसका लिंग परिवर्तन करते हैं, अगर छोटी ई है, जब छोटी ई है तो क्या करेंगे, जब छोटी ई है तो हम क्या करेंगे, छोटी ई के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें बड़ी ई लगा करके, अगर छोटी ई है, देखिए यहाँ पर देखिए इकारांत, छोटी ई है तो या लगा देंगे, और इकारांत बड़ी ई है तो वहां पर छोटी ई को बड़ी ई में परिवर्तन करके तब या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी है मतलब ये इकारांत है, तो इस ई को जो यहाँ पर देखिए पहले अलग कर लेते हैं, यहाँ व्यंजन अलग हुआ, यहाँ स्वर अलग हुआ, तो जो बड़ी ई है इसका पहले हम छोटी ई बनाएंगे, इसका हम छोटी ई बना करके फिर उसके ऊपर क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। जैसे लड़की है, लड़की का बहुवचन बनाना हुआ तो लड़की लिखे का में बड़ी ई की मात्रा है, उसको पहले छोटा बनाएंगे, उसके बाद वहां पर या जोड़ देंगे, तो लड़कियों, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल बता रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर हम बताए स्त्रीलिंग इकारांत, स्त्रीलिंग इकारांत, ये छोटी है बड़ी है, तो यहाँ पर जब छोटी ई रहेगी तो कुछ नहीं करना, उसके आगे बस या जोड़ देंगे। लेकिन अगर बड़ी इकारांत है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, बड़ी ई अगर है तो उसको पहले छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद या जोड़ेंगे। देखिए जैसे रीति, रीत, रीतियां, ठीक है, यहाँ पर छोटी ई इकारांत है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वहां समझ ना पाए तो यहाँ पर देखिए रीति शब्द है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख रहे हैं किससे इंड हो रहा है, इकारांत से हो रहा है कि इकारांत से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ता को अलग किए, मतलब व्यंजन को, उसके बाद स्वर को अलग कर रहे हैं, तो ये छोटी है, इसका मतलब है इकारांत है, इकारांत है, कुछ नहीं करना है, इसके आगे क्या जोड़ देना है, या। तो यहाँ रीति है तो रीति न्या, ठीक है, क्योंकि इकारांत शब्द है, क्या है, इकारांत है, और कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इतना बस ध्यान देना है और ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये तो था छोटी, अगर बड़ी ई रहे बाद में, जैसे लास्ट में इकारांत हो, इकारांत मतलब बड़ी ई आए, जैसे छड़ी, छड़ी है, छड़ी अगर है तो इसका बहुवचन जब बनाना हुआ तो इकारांत शब्द है। कैसे शब्द है, जैसे अड़ा को अलग किए, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी है, इससे पता चल रहा है ये इकारांत है, ये इकारांत है, और क्या है,
स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, छड़ी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखिए जब इकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी ई को छोटी ई करेंगे, छोटी ई करेंगे, उसके बाद यह जोड़ेंगे, उसके बाद यह जोड़ेंगे, जैसे छड़ियाँ, छड़ियाँ, यहाँ पर बड़ी ई था उसको छोटी ई की, फिर उसके बाद यह जोड़ दिए, तो क्या बन गया बहुवचन, ये हो गया छड़ियाँ। देखिए उसी प्रकार यहाँ पर छड़ियाँ, ठीक है। गाड़ी, ये क्या है, इकारांत, बड़ी ई है ना, इकारांत, सबसे पहले इसको छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद यह जोड़ेंगे। जैसे धोती, धोती, धोती है तो सबसे पहले जो ता है बड़ी ई है उसको छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद यह जोड़ेंगे। जैसे नीति, बड़ी ई है तो सबसे पहले उसको छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे। उसी प्रकार सवारी, सवारी भी देख लीजिए, सवारी है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद यह सवारियाँ। ऐसे आप लिखते होंगे, पढ़ते आए होंगे, समझते आए होंगे। यहाँ पर छोटी ई भी देख लीजिए, नदी, नदी में नदियाँ, नदी बड़ी ई है, इकारांत है, सबसे पहले हम क्या किए, इदा में द, यहाँ लास्ट वाले शब्द में स्वर और व्यंजन को अलग किए, तो स्वर क्या आया, बड़ी ई, इसका मतलब बड़ी ई का हम क्या बनाएंगे, छोटी ई, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, या, तो क्या हो जाएगा, नदियाँ, क्या हो जाएगा, नदियाँ। आई होप आपके समझ में आया हो। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में लगाकर, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में उ दीर्घ को उ लघु बनाकर लगाते हैं। जैसे कि आप अगर इससे ना समझ पाए तो इससे समझ लीजिए, अगर छोटा उ है तो वहां पर सीधे सीधे ए लगा देंगे, लेकिन अगर बड़ा उ है तो उसको बड़ा उ को पहले छोटे उ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ए लगाएंगे। जैसे देखिए वस्तु, वस्तु है तो यहाँ पर देखिए रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए कह रहा है, यही सेम था कि अगर छोटी ई है तो वहाँ, अगर जैसे यहाँ पर छोटी ई थी तो यहाँ पर उ है, अगर छोटा उ उकारांत है, छोटा उ लास्ट में आया है तो उसके आगे बस ऐसे ए लगा देंगे, लेकिन बड़ा उ लास्ट में आया है तो उसके आगे सबसे पहले बड़ा उ को छोटा उ करेंगे, बड़ा उ को छोटा उ करेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ए। सेम उसी की तरह था, रूल नंबर 4 की तरह था। तो देखिए कैसे, जैसे है वस्तु, वस्तु, वस्तु है तो यहाँ पर वस्तु में सबसे पहले स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। तो स्वर क्या है हमारा, स्वर हमारा, व्यंजन हमारा है ता, स्वर क्या है, छोटा उ, इसका मतलब है उकारांत है, उकारांत है। और क्या है, वस्तु स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ये दोनों चीजें तो आप समझ गए। तो इसका मतलब जब छोटा उ आया है तो उसके आगे सीधे सीधे हम ए लगा देंगे। तो अगर वस्तु का बहुवचन बनाना हुआ तो आपका क्या करेंगे, वस्तुएं लिखेंगे, ठीक है। अगर आगे देखिए दूसरा रूल बता रहा है, जैसे बहु, बहु लिखा गया है, बहु, बहु अगर लिखा गया है तो इसके स्वर व्यंजन को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन अलग किए, फिर उसके बाद स्वर अलग किए। तो यहाँ पर आया बड़ा उ, इसका मतलब है उकारांत है, उकारांत है, और क्या है, बहु स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ जब उ है तो हम आपसे बताएं कि इस उ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लघु करेंगे, छोटा उ बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे ए। तो यहाँ बहु का, हम बहु का अगर हम बहुवचन बनाए तो कैसे बनेगा, बहुवे, बहुवे। देखिए इस बहु का जो बड़े उ की मात्रा है उसको पहले हम छोटा उ बनाए, उसके बाद ए ऐड किए। लेकिन अगर यहीं पर छोटा उ आया है तो उसके अगर ऐसे बहु बहु नहीं लिख करके वस्तु जो लिखे गए थे, यहाँ पर छोटा उ आया था तो हम कुछ नहीं किए थे, उसके आगे सीधा हम क्या जोड़ दिए थे, ए, उसके आगे हम क्या जोड़ दिए थे, ए, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया हो। तो यहाँ देखिए वस्तु का वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहु का बहुएं, बहुएं, यहाँ पर बड़ा उ था, छोटा उ किए, फिर उसके बाद ए जोड़े। वधु का वधुएं, वधुएं। ऐसे हम बहुवचन एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। कुछ नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कभी भी परीक्षा में गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए अगला रूल कहता है, रूल नंबर 6, किसी या के अंत या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, अगर कोई या अंत वाली संज्ञा स्त्रीलिंग संज्ञा है तो या के ऊपर केवल हम चंद्रबिंदी लगाकर उसका बहुवचन बना देते हैं। मतलब ये अपवाद समझ लीजिए, नए सिरे से एक रूल अपने आप में रूल समझ लीजिए कि अगर कोई भी शब्द लिखा गया है, जैसे चिड़िया, अगर यहाँ पर देखिए चिड़िया लिखा गया है तो चिड़िया लिखा गया है तो रूल कह रहा है, अगर कोई शब्द या से खत्म हो रहा हो, उसके अंत में या आ रहा हो
उसका अगर बहुवचन बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके उसके ऊपर या के ऊपर बस चंद्रबिंदी लगा देंगे, क्या हो जाएगा उसका बहुवचन। जैसे चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, और बुढ़िया का बहुवचन देखिए बुढ़िया लिखा गया है, बुढ़िया का बहुवचन बनाना हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, या से उसकी एंडिंग हो रही है तो कहेंगे ऐसे बस चंद्रबिंदी ऊपर या पे लगा करके हम बना देंगे उसका बहुवचन। चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, आगे देखिए गुड़िया, गुड़िया है, गुड़िया का बहुवचन अगर हमें बनाना तो यह से एंडिंग हो रहा है, बहुत ही सरल है और अपने आप में एक नियम है, या आप अपवाद समझ लीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। देखिए गुड़िया है तो यह से एंडिंग हो रहा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस चंद्रबिंदी लगा दीजिए, गुड़िया हो गया, उसका बहुवचन बन गया। डिबिया देखिए डी बी, डिबिया, इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, यह से एंडिंग हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, डी बी या, डी बी या, ऐसे बनाएंगे। ये तो 6 रूल थे। हम आज क्या पढ़े, हम आज पढ़े भाषा में वचन कितने होते हैं, तो 2 वचन होते हैं। अब क्या है वचन वचन किसके हैं, संज्ञा के वचन है। संज्ञा कौन सा शब्द है, तो आप कहेंगे विकारी शब्द है, विकारी शब्द संज्ञा है, तो उसमें हम लिंग पढ़ चुके थे, वचन आज पढ़ रहे हैं। वचन वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं। वचन की परिभाषा यही है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का या एक से अधिक वस्तु का बोध है उसी को कहते हैं वचन। और वचन कितने हैं, 2 वचन, एक वचन, 2 वचन। जिस वस्तु से एक वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से एक वचन, जिससे एक से अधिक बोध हो बहुवचन। ये तो सिंपल सा यहाँ तक सबके समझ में आ गया था। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, मेन टॉपिक था हमारा कि वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो 2 मेन नियम थे, एक था निर्विभक्ति नियम, दूसरा था सविभक्ति नियम। निर्विभक्ति जिसके साथ विभक्ति कारक चिन्ह न हो, और सविभक्ति जिसके पास विभक्ति कारक चिन्ह हो, जो कारक में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। उसके बाद जो निर्विभक्ति चिन्ह था, निर्विभक्ति जो रूप था उसी को हम आज पढ़े। उसके हम कितने रूल पढ़े, 6 रूल पढ़े। पहला रूल पढ़े कि सिंपल सा अकारांत शब्द आ रहा था तो आके स्थान पे ए लगा दे रहे थे, वो हो जा रहा था बहुवचन। जैसे गधा, घोड़े, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े। उसके बाद दूसरा रूल पढ़े, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द आए तो उसके स्थान पर हमें उसका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है। जैसे फूल, फूल का फूल ही होगा, बस हमें वाक्य से पता चलेगा कि एक वचन में प्रयोग हो रहा है कि 2 वचन। जैसे फूल खिला, एक वचन, फूल खिले, बहुवचन। तो फूल फूल दोनों में आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस वाक्य में परिवर्तन हो गया। उसके बाद तीसरा रूल पढ़े, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं पर आ के स्थान पर ए लगा देंगे। जैसे अगर छोटा आ है तो उसके ऊपर ए लगा देंगे, और बड़ा ए है तो उसके आगे ए लगा देंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 पढ़े, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या लगाकर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ। मतलब अगर कोई इकारांत शब्द है, छोटी ही है, तो उसके स्थान पर हम कुछ नहीं करेंगे। जो जैसे रात था, रीत था, छोटी ही था, वहाँ कुछ नहीं किए, या लगा दिए। और बड़ी अगर है तो उसको पहले छोटी ही बनाएंगे, उसके बाद बड़ी या लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नदियां बन गई, ऐसे बहुवचन बनाएंगे। पांचवा था उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ऊ को यही सेम था। अगर ऊ है, छोटा ऊ है, तो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करें, उसके आगे बस ए लगा देंगे। अगर बड़ा ऊ है तो पहले उसको छोटा ऊ बनाएंगे, फिर ए लगाएंगे। जैसे बहु, बहु, वधु, वधुएं, तो छोटा ऊ। ऐसा आप देखते आएंगे, ऐसे ही बनता है। देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है किसी या वाले स्थान पर, जैसे लास्ट में कोई या आ रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना, उसका जब बहुवचन बनाएंगे बस उस पर चंद्रबिंदी लगा देंगे, उसका वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया। आई होप आपके समझ में आया हो। कल हम पढ़ेंगे सविभक्ति चिन्ह। सविभक्ति जो वचन बनाने के दूसरे प्रकार थे, एक वचन से बहुवचन बनाने के दूसरा जो प्रकार था सविभक्ति चिन्ह, उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे सविभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता कर करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए उसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।